History of Animal Classification, page number 62. Time to time, different scientists have tried to classify the animals. Greek philosopher Aristo was the first to perform the animal classification. इसने कहा कि वक्त गुजरता गया, अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश किए हैं। और लेकिन एक बहुत बड़े फिलोसोफर रह चुके एरिस्टो, जिन्होंने सबसे पहले एनिमल की क्लासिफिकेशन दिया, वो क्या है और कौन सा क्राइटेरिया उन्होंने सिलेक्ट किया एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए। उन्होंने ये देखा एनिमल की बॉडी की साइज, एक ये क्राइटेरिया उन्होंने चुना। उसके बाद हैबिट्स, एनिमल की आदतें क्या है, वो क्या करता है। और उसके बाद हैबिटाट, एनिमल्स का हैबिटाट क्या है, क्या वो उड़ने वाला है, क्या वो जमीन पर चलने वाला है, क्या वो पानी में रहने वाला है, यानी उसके रहने की जगह, उसको कहते हैं हैबिटाट। तो हैबिटाट की बुनियाद पर, हैबिट्स की बुनियाद पर, या उस एनिमल की बॉडी की साइज कैसी है, इस बुनियाद पर एनिमल को क्लासिफाई किया था एरिस्टो ने। उसके बाद साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की होती गई, नए नए डेवलपमेंट होते गए, नई नई चीजें आती गई और उसके बाद थोड़ा सा बदलाव हुआ। इस तरह से एनिमल क्लासिफिकेशन का नया क्राइटेरिया निकला। फिर एरिस्टो ने क्लासिफिकेशन का जो मेथड दिया था, वो उसको आर्टिफिशियल मेथड कहा जाता है। और एरिस्टो के बाद थियोफेरस्टस नाम के साइंटिस्ट, लिनी नाम के साइंटिस्ट, जॉन रे, लिनियस और बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए। उन्होंने अपने अलग अलग क्लासिफिकेशन के मेथड दिए। और उसके बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था, जो चंद चीजों की बेस पर बनाया गया था। कुछ इसके क्राइटेरिया थोड़े कुछ अलग थे। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल्स, क्रोमोसोम्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ईटीसी। यानी कोई एनिमल्स वो कैसे बना हुआ है, उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, क्रोमोसोम्स कैसे हैं, उसमें हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है उस एनिमल की, या सेल्स के टाइप कौन से हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, कौन सा है। तो ये सारी चीजों को देखा गया। इस हिसाब से भी एनिमल को क्लासिफाई किया गया था, जिसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद में वक्त गुजरता गया, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन वाज आल्सो ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। के क्लासिफिकेशन का जो ये सिस्टम था, ये इवोल्यूशन में भी काम में आया, जिसकी वजह से उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, जो डॉबझाइन्स्की एंड मेयर, एंड रिसेंटली कार्ल विजे हैज आल्सो प्रपोज द एनिमल क्लासिफिकेशन। कार्ल विजे नाम के साइंटिस्ट ने भी एनिमल की क्लासिफिकेशन दी है भाई। और यहाँ आपकी किताब में एक पेज नंबर 62 पर एक बॉक्स दिया है, बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। और ये पैराग्राफ चूंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक पर कि एनिमल क्लासिफिकेशन करने के फायदे क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है, स्टडी ऑफ एनिमल बिकम्स कन्वीनियंट। एनिमल की स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम ए ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंटायर एनिमल ग्रुप। कुछ ही एनिमल की आप अगर पढ़ाई कर लो तो पूरे ग्रुप की पढ़ाई करने में आपको मदद मिल जाती है, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। पूरे ग्रुप में आने वाले जितने भी एनिमल है, हर एक की पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, सिर्फ कुछ ही एनिमल की पढ़ाई कर लो, ऐसा समझ लो आपने पूरे ग्रुप की पढ़ाई कर ली। उसके बाद इट गिव्स एन आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन। एनिमल इवोल्यूशन, एनिमल्स का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, उत्क्रांति होती गई, इस बारे में भी आइडिया मिलती है। चौथा पॉइंट है, एनिमल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी। एनिमल्स को हम आसानी से पहचान सकते हैं, उसकी ओळख आसानी से कर सकते हैं, और वो भी ग्रेट एक्यूरेसी के साथ। It helps to understand the relationship of animal with other living organism. साथ ही साथ किसी एनिमल का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिश्ता है,
इस बारे में भी हमको आइडिया मिलती है और मदद मिलती है अगर हम एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं तो। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर, कि हर एक एनिमल का हैबिटेट समझने में भी हमको हेल्प मिलती है और उसका नेचर में एग्जैक्टली रोल क्या है भाई, ये भी हमको पता चलता है। तो अच्छा फायदा है ये भी। और 7 नंबर का पॉइंट है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशन शोन बाय एनिमल्स, और वो एनिमल कौन कौन से अलग से एडेप्टेशन दिखाता है, हमको इसको समझना भी आसान हो जाता है, बड़ी मदद मिलती है अगर हम तो आप ये 7 पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर इस पर सवाल पूछा जा सकता है बिल्कुल भी। उसके बाद नीचे नया टॉपिक लगा हुआ है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरा, ट्रेडिशनल यानी जो पहले रीति रिवाज है, पहले से जो चीज चलती आ रही है उसको कहते हैं भाई ट्रेडिशनल। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन के, ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, द एनिमल किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, नॉन कॉर्डेड एंड कॉर्डेड। देखिए ट्रेडिशनली पहले जो है एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले एक है कॉर्डेड एनिमल और दूसरा होता है नॉन कॉर्डेड एनिमल। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कॉर्डेड एनिमल किसको बोलते हैं। कॉर्डेड एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनके बॉडी में कॉर्ड होता है। कॉर्ड, आपकी किताब में नोटोकॉर्ड लिखा है, नोटोकॉर्ड भी बोल सकते हैं उसको। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि इसी पॉइंट के बेस पर एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है कि कॉर्डेड एनिमल और नॉन कॉर्डेड एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको कॉर्डेड एनिमल कहा जाता है। ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, नोटोकॉर्ड जो ऑर्गन है वो एब्सेंट रहता है, ऐसे एनिमल को आप नॉन कॉर्डेड एनिमल कहते हैं। तो अब कॉर्ड कहां होता है, तो जब बच्चा अपने मां के पेट में बनता है तो एम्ब्रियोलॉजिकल जो उसकी स्टेज होती है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में उसके बॉडी के अंदर एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर। बच्चा मां के पेट में है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज चल रही है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में बच्चे के बॉडी में एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर बनता है। उस रॉड जैसे स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड बोलते हैं। वो रॉड जैसा स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट होता है आगे चलकर और वो बाद में वर्टेब्रल कॉलम बनता है। वर्टेब्रल कॉलम जैसे हमें है वर्टेब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बैकबोन है हमारी वो, जिसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। वर्टेब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के अंदर, जिसमें मन के हमारे पीठ में होते हैं भाई, और उसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, बारीक धागे जैसा स्ट्रक्चर जिसका कनेक्शन दिमाग से होता है और पीछे नीचे वो कमर तक के जाके एंड होता है। तो रीढ़ की हड्डी को हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, लेकिन वर्टेब्रल कॉलम ये हर एनिमल्स में नहीं होता। हमको कॉर्ड है जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे मां के पेट के अंदर, तो सबसे पहले रॉड जैसा स्ट्रक्चर हमारे पीठ के अंदर बना है, हमारे बॉडी के अंदर बना है। उस रॉड जैसे स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और चूंकि कॉर्ड है हमारे बॉडी में, तो हम सबसे पहले क्या हो गए भाई, कॉर्डेड एनिमल में आ गए। उसके बाद वक्त गुजरता गया, पेट के अंदर बच्चे की ग्रोथ होती गई, उसका जन्म हुआ, बच्चा साइज में बड़ा होते गया, तो वो नोटोकॉर्ड भी अंदर से उसका डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है साइज में। अब वो नोटोकॉर्ड डेवलप होकर, बड़ा होकर उसने दूसरी शक्ल ले लिया और उसी की ग्रोथ होकर बन गया वर्टेब्रल कॉलम। अब वर्टेब्रल कॉलम हर एक में नहीं बनता,
किसी किसी में सिर्फ कॉर्ड ही रहता है, नोटोकॉर्ड ही रहता है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट वर्टेब्रल कॉलम में नहीं होता। तो ऐसे एनिमल को आप वर्टेब्रेट एनिमल नहीं बोल सकते। जिन एनिमल्स के बॉडी में नोटोकॉर्ड बड़ा होकर के वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हुआ, उन एनिमल्स को वर्टेब्रेट एनिमल कहेंगे। तो चूंकि उनमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं है लेकिन कॉर्ड है, तो इसलिए वो कॉर्डेट एनिमल है। बात समझ में आ रही है आपके? ऐसे एनिमल भाई जिनमें कॉर्ड जो है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, कॉर्ड नोटोकॉर्ड तो उनके बॉडी में था, लेकिन उसकी ग्रोथ होकर, डेवलपमेंट होकर वो वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ऐसे एनिमल को सिर्फ कॉर्डेट एनिमल बोलेंगे आप, वर्टेब्रेट एनिमल नहीं बोलेंगे। जो एनिमल्स के बॉडी में नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट होकर वो वर्टेब्रल कॉलम बन जाता है, सिर्फ ऐसे ही एनिमल को आप कॉर्डेट एनिमल भी बोलेंगे और वर्टेब्रेट एनिमल भी बोलेंगे। तो हम जो है वो कॉर्डेट भी कहलाते हैं, हम इंसान, और हम वर्टेब्रेट में भी आते हैं, इसलिए कि हमारा नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट होकर वो बाद में किसमें कन्वर्ट हुआ? वर्टेब्रेट में, वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हुआ, रीढ़ की हड्डी बन गई उससे, बैकबोन। ठीक है, तो हर किसी एनिमल में रीढ़ की हड्डी नहीं बनती, वर्टेब्रल कॉलम नहीं बनता। ये बात आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉर्ड रहेगा वो कॉर्डेड एनिमल, रॉड जैसा स्ट्रक्चर जिनमें नहीं बनता है, होता ही नहीं, वो नॉन कॉर्डेड एनिमल कहलाते। तो यहां सबसे पहले लिखा है नॉन कॉर्डेड के कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉर्डेड एनिमल आर एस फॉलोस। अब नॉन कॉर्डेड की बात हो रही है, जिनमें बच्चा, जब कोई भी एनिमल हो, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, उसके मां के पेट के अंदर है, तो उसमें रॉड जैसा स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड नहीं बनता। हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे, नॉन कॉर्डेड की। तो पहला पॉइंट लिखा है बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, के इनके शरीर में नोटोकॉर्ड नहीं होता। नोटोकॉर्ड का काम भाई बॉडी को सपोर्ट करना होता है, आपके बॉडी को सपोर्ट किए हुए है वो, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। फेरिंजियल गिल स्लिट्स जिससे, जैसे मछलियों के अंदर में होता है, मछलियां जिससे सांस लेती है, जैसे हम इंसानों में जो रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन है हमारा लंग्स है, हमारे जो 2 लंग्स है वो हमारे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसी तरह फिशेस के अंदर अगर बात करेंगे तो उसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, चूंकि उनमें लंग्स नहीं होते तो उनमें मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल स्लिट्स होते हैं, जो उनके गले के अंदर में होते हैं, थ्रोट्स में होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जो जिससे वो सांस लेते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है नर्व कॉर्ड। इफ प्रेजेंट इट इज ऑन वेंट्रल साइड, द सॉलिड एंड पेयर्ड। देखो, इसने अब नर्व कॉर्ड की बात किया है। वो कॉर्ड भाई, नर्व कॉर्ड किसको बोलेंगे? नर्व कॉर्ड बोले तो भाई स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भाई धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होता है, बैकबोन के अंदर होता है, जिसका कनेक्शन दिमाग से होता है, ब्रेन से, और पीछे वो कमर तक एंड हो जाता है। उसके बाद में नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इट इज ऑन वेंट्रल साइड। अब चूंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टेब्रल कॉलम, वो पीछे के साइड में है हमारे बॉडी के। सबसे पहले तो आपको समझना यह होगा कि हमारे बॉडी के अंदर में 2 साइड है, एक फ्रंट वाला साइड और एक पीछे वाला साइड। तो फ्रंट वाला जो साइड है उसको कहा जाता है वेंट्रल साइड। फ्रंट वाला साइड इज द वेंट्रल साइड, और जो पीछे वाला साइड है, बैक साइड, उसको कहा जाता है डॉर्सल साइड। ठीक है, आपकी किताब में 2 लफ्ज हैं, एक वेंट्रल साइड और एक है डॉर्सल साइड। वेंट्रल साइड्स बोले तो फ्रंट वाला, सामने वाला। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसको पेंसिल से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वेंट्रल साइड बोले तो फ्रंट वाला, बॉडी का फ्रंट वाला साइड। तो अगर मैं बात करूं कि मेरी जो नाक है, मेरी जो आंखें हैं, है ना, मेरी जो आंखें हैं,
या मेरा जो दिल है, मेरा हार्ट, ये मेरे शरीर के कौन से साइड पर है? मेरे सामने वाले साइड पर है, मेरा जो फ्रंट साइड है, तो इसको बोलेंगे आप वेंट्रल साइड। कौन सा साइड बोलेंगे? वेंट्रल साइड। फ्रंट वाला साइड इज द वेंट्रल साइड। तो अगर मैं बोलूं मेरा दिल कौन सा साइड में है भाई? वेंट्रल साइड से। मेरी नाक कौन सा साइड में है? मेरे बॉडी के कौन सा साइड में है? वेंट्रल साइड में है, ठीक है। लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरा वर्टेब्रल कॉलम, मेरा बैकबोन कौन सी साइड में है? डॉर्सल साइड में है, पीछे वाली साइड। बैक साइड इज द डॉर्सल साइड, फ्रंट साइड इज द वेंट्रल साइड, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड, अब नॉन कॉर्डेड में नर्व कॉर्ड अगर है तो वो वेंट्रल साइड में होता, सामने के साइड में। जरा गौर कीजिए, हमारा पीछे के साइड में है। इट इज सॉलिड होगा इनमें, और जोड़ी में होते हैं पेयर। फिर चौथा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब दिल के बारे में बात हो रही है यहां पर। हार्ट इज प्रेजेंट, इट इज ऑन डॉर्सल साइड। के नॉन कॉर्डेट में हार्ट पीछे के साइड में होता है, बैक साइड में होता है, जिसको डॉर्सल साइड कहा जाता है। हमारा हार्ट वेंट्रल साइड में है, दिल हमारे सामने की साइड में है। भाई दिल किधर धड़क रहा है? हमारे सामने की साइड, वेंट्रल साइड, बॉडी का वेंट्रल फेस, ठीक है। लेकिन नॉन कॉर्डेट में दिल जो है वो पीछे के साइड में होता, जिसको आप डॉर्सल साइड कहते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नीचे